तो चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास की। ये कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं है, बल्कि हजारों कहानियों का एक विशाल संगम है। आज हम हजारों साल लंबे इस सफर के उन 5 सबसे बड़े मोड़ों को देखेंगे, जिन्होंने इस उपमहाद्वीप की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई 5,000 साल की इतनी बड़ी कहानी को इतने कम समय में समेटा कैसे जाए। इसका एक ही तरीका है। हम उन बड़े बड़े बदलावों पर, उन टर्निंग पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस सफर को 5 अहम पड़ावों में बांटकर समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन नींव, वो बुनियाद जिस पर पूरी भारतीय सभ्यता की इमारत खड़ी हुई। सब कुछ शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। ये कोई मामूली शुरुआत नहीं थी, ये दुनिया की पहली और सबसे एडवांस शहरी सभ्यताओं में से एक थी। सोचिए जरा, आज से 5,000 साल पहले ऐसे शहर थे जहां एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें और कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन फिर ये पूरी की पूरी सभ्यता एक रहस्य बनकर गायब हो गई। ये टाइमलाइन देखिए, सिंधु घाटी के खत्म होने और वैदिक काल के शुरू होने के बीच कई 100 सालों का फासला है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं था, ये एक पूरा का पूरा दौर था जिसने आने वाले समय के लिए जमीन तैयार की। और इसी दौर ने, आप कह सकते हैं, भारत का कल्चरल और सोशल डीएनए बनाया। वेद लिखे गए, समाज को काम के आधार पर बांटने वाली वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी, और रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों ने आकार लिया, जो आज भी हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसी मजबूत सांस्कृतिक नींव पर पहली बार एक बहुत बड़ा राजनीतिक ढांचा खड़ा हुआ। और यही हमें ले जाता है हमारे दूसरे बड़े बदलाव की ओर, पहले साम्राज्य। और वो पहला साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे एम्पायर की नींव रखी जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक और पश्चिम में आज के अफगानिस्तान तक फैला था, मतलब अविश्वसनीय रूप से विशाल। लेकिन इस साम्राज्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया सम्राट अशोक के साथ। कलिंग के भयानक युद्ध में लाखों लोगों को मरता देख उनका दिल बदल गया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा, बौद्ध धर्म अपनाया और अपने पूरे साम्राज्य में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। और देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि भारत के क्लासिकल युग को एक नहीं, बल्कि 2 बड़े साम्राज्यों ने बनाया। एक तरफ मौर्य थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देकर देश को राजनीतिक रूप से एक किया, तो दूसरी तरफ कई सदियों बाद गुप्त साम्राज्य आया, जिसके दौर में हिंदू धर्म का फिर से उदय हुआ और साइंस, मैथ्स और आर्ट्स अपनी बुलंदियों पर पहुंचे। अब आता है हमारा तीसरा बड़ा बदलाव, सत्ता के केंद्र का बदलना। गुप्त साम्राज्य जब कमजोर हुआ तो पावर एक जगह नहीं रही, वो बिखर गई, और यहीं से देश में ताकत के नए नए केंद्र बनने लगे। ये स्लाइड इस मुश्किल दौर को बहुत आसानी से समझाती है। देखिए, 8वीं से 10वीं सदी तक 3 बड़ी शक्तियां, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, लगातार उत्तरी भारत पर कब्जे के लिए लड़ रही थीं। और इन सबका एक ही टारगेट था, कन्नौज शहर, जो उस वक्त सत्ता और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उत्तर में ये खींचतान चल रही थी, तब दक्षिण में एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। चोल राजवंश एक बहुत बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति बनके उभरा, पर उनकी असली ताकत थी उनकी नेवी, उनकी नौसेना। और 11वीं सदी आते आते चोल अपनी पीक पर थे। उन्होंने न सिर्फ पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था, बल्कि उनके समुद्री जहाज व्यापार और युद्ध के लिए दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गए थे। ये भारत की समुद्री ताकत का सुनहरा दौर था। और अब हम आते हैं चौथे महान बदलाव पर, सल्तनतों का दौर। ये वो वक्त था जब मध्य एशिया से तुर्क समूह भारत आए और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई एक साम्राज्य नहीं था। ये 1206 से 1526 तक दिल्ली पर राज करने वाले 5 अलग अलग वंश थे। इन्होंने एक नई इंडो मुस्लिम संस्कृति को जन्म दिया, और सबसे ज़रूरी बात, इन्होंने भारत को मंगोल आक्रमणों की तबाही से बचाया। और इसी दौर में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अनोखा था। भारतीय इतिहास की गिनी चुनी महिला शासकों में से एक, रज़िया सुल्ताना, ने दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की थी। तो उस समय आप समझ सकते हैं कि भारत एक तरह से 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। उत्तर में दिल्ली सल्तनत थी, जो एक नई इंडो इस्लामिक संस्कृति का केंद्र थी,
तो वहीं दक्षिण में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य था, जो हिंदू धर्म और कला का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और पांचवें बड़े बदलाव पर, मुगल भारत और नए लोगों का आना। ये मुगलों के राज में भारत का आखिरी महान एकीकरण था और साथ ही यूरोपीय व्यापारियों का आगमन भी, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। मुगल साम्राज्य कितना ताकतवर था, इसका अंदाजा अब इस चार्ट से लगाइए। 1700 के आसपास दुनिया की कुल कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मुगल भारत से आ रहा था। मतलब ये उस समय की इकोनॉमिक सुपर पावर थे। मुगलों की कहानी भी बड़ी नाटकीय है। 1526 में बाबर ने इसकी शुरुआत की, फिर अकबर और शाहजहां के दौर में ये अपने शिखर पर पहुंची, जब ताजमहल जैसी शानदार इमारतें बनी, और फिर 18वीं सदी में आपसी लड़ाइयों और मराठा शक्ति के उदय ने इसे कमजोर करना शुरू कर दिया। और ठीक जब मुगल कमजोर पड़ रहे थे, तब एक नई शक्ति ने दरवाजे पर दस्तक दी, यूरोपियन। वो यहाँ मसालों और कपड़ों के व्यापारी बनकर आए थे, पहले पुर्तगाली, फिर डच और फिर अंग्रेज। लेकिन धीरे धीरे उनका इरादा व्यापार से बदलकर राजनीति हो गया, और 1757 की प्लासी की लड़ाई ने खेल ही पलट दिया। तो हुआ ये कि मुगलों के पतन और स्थानीय राजाओं पर जीत ने एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी को मौका दे दिया कि वो भारत के बड़े हिस्सों पर राज करने लगे। ये एक अभूतपूर्व बदलाव था। एक साम्राज्य की सत्ता एक कंपनी के हाथों में जा रही थी। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आखिर होता क्या है जब व्यापारियों की एक कंपनी एक पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेती है? इसी सवाल के जवाब से ब्रिटिश राज और आज के आधुनिक भारत की कहानी शुरू होती है। आधुनिक भारत के इतिहास के उस 200 साल लंबे सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जिसने देश की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ब्रिटेन जैसा एक छोटा सा देश भारत जैसे इतने विशाल देश पर 200 साल तक राज कैसे कर पाया? इसके पीछे सोच क्या थी? देखिए, इसका जवाब ना एक खास तरह की सोच में छिपा है, जिसे कहते हैं ओरिएंटलिज्म या प्राच्यवाद। ये असल में पश्चिमी दुनिया का पूरब को देखने का एक नजरिया था, और इस नजरिए के हिसाब से भारत और बाकी पूर्वी देश बर्बर थे, पिछड़े हुए थे और उन्हें सभ्य बनाने की जरूरत थी। और पता है, इसी सोच से एक और आइडिया निकला, व्हाइट मैन्स बर्डन का। मतलब ये कि हम यानी गोरे लोग दुनिया के बाकी लोगों को सभ्य बनाने का बोझ उठाते हैं। और बस इसी सोच की आड़ में गुलामी और कब्जे का पूरा खेल रचा गया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे व्यापार के बहाने शुरू हुआ ये सफर एक बहुत बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गया। इसकी शुरुआत हुई थी जबरदस्त मुनाफे की लालच से। आप सोचकर देखिए, वास्को डी गामा ने भारत से काली मिर्च की जो पहली खेप यूरोप पहुंचाई, उस पर उसे 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ था। 60 गुना। इसी से अंदाजा लग जाता है कि भारत का बाजार उनके लिए क्या मायने रखता था। और बस इसी मुनाफे की चाहत में एक के बाद एक यूरोपीय ताकतें भारत की तरफ खींची चली आईं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सबके सब यहाँ अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। और अगले लगभग 200 सालों तक ये सब आपस में ही लड़ते रहे कि भारत पर कब्जा किसका होगा। लेकिन इस दौड़ में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शातिर निकली। उनका प्लान एकदम क्लियर था। स्टेप 1, पहले व्यापार करने की इजाजत लो। स्टेप 2, फिर अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करो। स्टेप 3, स्थानीय राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल दो। और आखिर में स्टेप 4, अपनी फौजी ताकत के दम पर सब कुछ अपने कब्जे में कर लो। प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी राज को 100 साल पूरे हो चुके थे, और इन 100 सालों में भारतीयों के दिलों में जो गुस्सा, जो नफरत जमा हुई थी, वो आखिरकार 1857 में एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। और इसके पीछे वजह भी बहुत गहरी थी। अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से निचोड़ दिया था। वो हमारे धर्म और रीति रिवाजों में दखल दे रहे थे, और ऊपर से लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसके तहत सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्यों को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा था। इस सुलगती हुई आग को बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बने नई एनफील्ड राइफल के कारतूस। अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दांतों से काटना पड़ता है। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया।
ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ऐसा लगा कि बस अब अंग्रेजों का राज खत्म। लेकिन जैसा कि खुद एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन लॉरेंस ने बाद में कहा, अगर विद्रोहियों में एक भी काबिल नेता होता तो हम हमेशा के लिए हार जाते। असल में एक यूनिफाइड लीडरशिप की कमी ही इस विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इस विद्रोह के जो नाम के नेता थे, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। वहीं गुमनामी में उनकी मौत हो गई। उनके ये शब्द एक पूरे युग के खत्म होने का दर्द बयां करते हैं। 1857 की हार ने एक चीज तो साफ कर दी थी, अब लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जाएगी। असली लड़ाई विचारों की होगी, समाज सुधार की होगी और राजनीतिक संगठन की होगी। और यहीं से एक नई राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ। इस दौर में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारक सामने आए। इन लोगों ने भारतीय समाज को अंदर से झकझोरने का काम किया। शिक्षा, धर्म, सामाजिक कुरीतियां, हर चीज पर सवाल उठाए और एक नए आधुनिक भारत की नींव रखी। और राजनीतिक स्तर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही दो अलग अलग सोच पैदा हो गई। एक तरफ थे उदारवादी, जो मानते थे कि अर्जियों और याचिकाओं से सुधार हो सकता है, और दूसरी तरफ थे अतिवादी या गरम दल, जो कहते थे कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और वो भी बहिष्कार और जन आंदोलनों के जरिए। और फिर साल 1915 में कहानी में एक नया मोड़ आया। महात्मा गांधी भारत लौटे और उनके आने के साथ ही आज़ादी की ये लड़ाई एक ऐसे जन आंदोलन में बदल गई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। गांधी जी अपने साथ एक बिल्कुल नया हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह, यानी सत्य और अहिंसा की ताकत। ये एक ऐसा तरीका था जिसका अंग्रेजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने जवाब में जुल्म का रास्ता चुना। 1919 में वो रॉलेट एक्ट लेकर आए, एक ऐसा काला कानून जो सरकार को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का अधिकार देता था। इसे लोगों ने बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा, और इसके खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। इसी विरोध ने गांधी जी के बड़े आंदोलनों की जमीन तैयार की। लेकिन जहां एक तरफ आज़ादी के लिए पूरा देश एक हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी भी लिखी जा रही थी, बंटवारे की कहानी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, फिर मुस्लिम लीग बनी, फिर अलग चुनाव प्रणाली आई। हर कदम ने हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। 1942 आते आते भारतीय नेताओं का अंग्रेजों के वादों से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। तो जब क्रिप्स मिशन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ादी देने का लॉलीपॉप दिखाया, तो गांधी जी ने इसे एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज कर दिया, और इसके ठीक बाद भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान हुआ। और अब हम इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, जहां हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आखिरी के कुछ महीनों में तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। फरवरी 1947 में अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत छोड़ देंगे। जून में बंटवारे का प्लान सामने आया, और सिर्फ 2 महीने बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन 2 टुकड़ों में बंटकर। ये बंटवारा लाखों लोगों के लिए एक धोखा था। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान ने कांग्रेस के नेताओं से कहा था, आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, आज़ादी तो हमने हासिल कर ली, लेकिन उस साम्राज्य की विरासत क्या है जिसकी पूरी नींव ही बांटो और राज करो की नीति पर टिकी थी, और जो जाते जाते भी देश को बांट गया? इसका जवाब शायद आज भी हमारी तकदीर लिख रहा है।